नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एट 7। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। राज्यों से देखेंगे तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आनंदपुर धाम के गुरुजी महाराज मंदिर में किया दर्शन पूजन। कहा, मुश्किल दौर में कोई ना कोई ऋषि मनीषी इस धरती पर अवतरित होकर समाज को देते हैं नई दिशा। पीएम मोदी ने वाराणसी में 3,900 करोड़ रुपए की 44 विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। कहा, आज विकास और विरासत को एक साथ लेकर चल रहा है भारत। इसका सबसे बढ़िया मॉडल हमारी काशी। तमिलनाडु में भाजपा और एआईएडीएमके के बीच हुआ गठबंधन। अमित शाह ने कहा, एआईएडीएमके नेता के पलानीस्वामी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा आगामी विधानसभा चुनाव। ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ एसएससी शिक्षकों में आक्रोश। धरने पर नौकरी गंवाने वाले शिक्षक बोले, राज्य में शिक्षकों के भविष्य को कर दिया गया है खत्म। और 26/11 हमले के गुनहगार तहव्वुर राणा से पूछताछ में कई राज खुलने की उम्मीद। कल देर रात एनआईए को मिली थी तहव्वुर की 18 दिन की रिमांड। मुंबई हमलों के पीड़ितों को मिलेगा इंसाफ। हेडलाइंस के बाद अब देखते हैं खबरें विस्तार से। और सबसे पहली खबर बिहार में कुदरती आफत की। बिहार में आसमानी बिजली कहर बन के टूटी है। बिहार में बिजली गिरने से होने वाली मौतें साल दर साल बढ़ती ही जा रही हैं। और इस साल भी बारिश के साथ ही आए दिन बिजली गिरने से लोगों की मौतों की खबरें सामने आ रही हैं। तो आइए जानते हैं कि इसके पीछे क्या कारण है और विशेषज्ञों के अनुसार इसके क्या उपाय हैं। के 20 जिलों में भयंकर आंधी तूफान और वज्रपात के कारण भारी तबाही हुई है। बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई है, जबकि सैकड़ों पेड़ गिरने, दीवारें ढहने और ठनका गिरने से बड़ा नुकसान हुआ है। नालंदा जिले में सबसे ज्यादा जान माल का नुकसान हुआ। गेहूं, प्याज, मक्का और मूंग समेत कई फसलों को तेज आंधी तूफान, बारिश और वज्रपात ने तबाह कर दिया। बिहार वज्रपात के लिहाज से संवेदनशील जोन में आता है। ज्यादा गर्मी पड़ने पर दोपहर बाद ऐसी घटनाएं होती हैं। अप्रैल मई में ज्यादा तापमान होने पर घटनाएं बढ़ जाती हैं। ठंडे और गर्म हवा के टकराव से बनने वाला ये तूफान वज्रपात और बारिश एक साथ लाता है। वातावरण में जब नमी रहती है, इनस्टेबिलिटी रहती है, और साथ ही साथ जब थंडरस्टॉर्म क्लाउड बनते हैं तो इसमें क्या होता है कि चार्ज सेपरेशन होता है, तो जिसके कारण आप जो है लाइटनिंग की गतिविधियां होती हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण मानसून के दौरान नमी और बारिश के पैटर्न में बदलाव से बढ़ रही है वज्रपात की घटनाएं। लोग खेतों में खुले में काम करते हैं, जिससे वज्रपात की चपेट में आने का खतरा बढ़ जाता है। बंगाल की खाड़ी से बहुत अधिक नमी आती है, जो बिजली के लिए एक कंडक्टर का काम करती है, जिससे वज्रपात की संभावना बढ़ जाती है। कई बार लोगों को वज्रपात से पहले चेतावनी नहीं मिल पाती है, जिससे वो सुरक्षित स्थानों पर नहीं जा पाते हैं। आपदा प्रबंधन विभाग ने इंद्र वज्र नामक ऐप तैयार किया है, जो लोगों को वज्रपात से पहले चेतावनी देता है। आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से भी लोगों को लगातार अलर्ट भेजा जा रहा है। लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि खराब मौसम होने पर खुले मैदानों, पेड़ों या बिजली के खंभों के पास न खड़े हों। किसानों को सलाह दी गई है कि खेतों में काम करते समय मौसम की स्थिति पर खास ध्यान दें। बात करें लोगों को जागरूकता लाने की, तो इसमें काफ़ी है। सबसे जो सुरक्षित उपाय है इसमें लोगों को जागरूक रहने के लिए, कोई भी थंडरस्टॉर्म आता है, गतिविधियां होती है, तो लोगों को कम से कम थोड़ी देर के लिए, 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए जो है अपनी गतिविधियों को रोक देना चाहिए। बिहार में बिजली गिरने से होने वाली मौतें साल दर साल बढ़ती जा रही हैं। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार वज्रपात से सबसे ज्यादा मौतें गांवों में होती हैं। बिहार में वज्रपात और बारिश से मौत के बाद सीएम नीतीश कुमार ने आज समीक्षा बैठक की। इसमें राहत कार्यों की जानकारी ली गई। बैठक में आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों के साथ मौसम विभाग के अधिकारियों को भी बुलाया गया, जिसमें अभी से लेकर बारिश के दिनों तक के डिजास्टर मैनेजमेंट के रोड मैप पर दिशा निर्देश दिए गए। डीडी न्यूज के लिए पटना से मधुरेश नारायण। और अब बात झारखंड के पेयजल स्वच्छता घोटाले की।
झारखंड में भ्रष्टाचार और घोटाले की हर रोज नई नई परतें खुल रही हैं। ताजा मामला पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से जुड़ा है, जिसमें अंतर विभागीय जांच कमेटी ने बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां पकड़ी हैं। कहा जा रहा है कि इस घोटाले में इंजीनियर से लेकर कोषागार के अधिकारी और कर्मचारी तक शामिल हैं। संयुक्त बिहार के चारा घोटाला जैसा है झारखंड का पेयजल स्वच्छता घोटाला। वित्त विभाग की अंतर विभागीय जांच कमेटी ने जताई गबन की आशंका। कोषागारों की भी विशेष ऑडिट कराने की सिफारिश। कोषागार के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से हुआ गबन। झारखंड में भ्रष्टाचार और घोटाले का दीमक तंत्र को लगातार खोखला कर रहा है। ताजा मामला पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से जुड़ा है, जिसमें पिछले 5 वर्षों में 160 करोड़ रुपए की लागत से किए गए कार्यों में भारी वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। इस अंतर विभागीय खुलासे के बाद भाजपा एक बार फिर सरकार पर हमलावर है। झारखंड में लगातार भ्रष्टाचार की परतें खुल रही है। नया मामला पेयजल एवं स्वच्छता विभाग से जुड़ा है। विभाग में वर्ष 2019 से 2024 तक बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता और फर्जी निकासी का मामला प्रकाश में आया है। इस खुलासे के बाद भाजपा राज्य की हेमंत सरकार पर हमलावर है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि यह स्पष्ट है कि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में भी चारा घोटाले की तरह विभिन्न कोषागार से अवैध निकासी को अंजाम दिया गया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए राज्य सरकार से इस पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है, ताकि दोषियों को सजा दिलाई जा सके और जनता के पैसों से की गई यह लूट रोकी जा सके। उधर भाजपा के वरिष्ठ नेता अमर कुमार बावरी ने आरोप लगाया है कि झारखंड की हेमंत सरकार भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रही है। चारा घोटाला जैसा एक बड़ा घोटाला झारखंड की इस धरती पर हेमंत जी की सरकार के में हुआ है और इसकी जांच होनी चाहिए। गरीबों तक जो जल पहुंचना था वो जल नहीं पहुंच करके वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। इस वित्तीय अनियमितता का खुलासा दरअसल वित्त विभाग की ओर से गठित अंतर विभागीय जांच कमेटी ने किया है। जांच के दौरान घोटाले में इंजीनियर से लेकर कोषागार के अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत की बात सामने आई है। जांच कमेटी ने पिछले 5 वर्षों की रिपोर्ट के बाद विभाग में वर्ष 2012-13 से हो रहे कार्यों की भी विशेष ऑडिट कराने की अनुशंसा की है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है एवं कोई भी दोषी इस मामले में बख्शे नहीं जाएंगे। अगर भ्रष्टाचार हुए हैं, व्यक्ति अगर दोषी है तो उस पर कार्रवाई भी होगी। और हमें लगता है कि जो जानकारी हमें प्राप्त है, 2 इंजीनियरों को इस पे सस्पेंड भी कर दिया गया है। इसका यह मतलब है कि सरकार कहीं से भी किसी भी सूरत में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेगी। दरअसल पेयजल स्वच्छता विभाग के स्वर्ण रेखा शीर्ष कार्य प्रमंडल में साल 2019 से यह फर्जी निकासी का मामला चल रहा है। झारखंड के 5 कोषागारों की भूमिका भी संदेह के घेरे में है। ऐसे में इसकी व्यापकता समझी जा सकती है। इससे पहले भी झारखंड में तंत्र पर सवाल उठते रहे हैं और कई विभागों में घोटालों का पर्दाफाश हुआ है। हर घर नल जल योजना में भी घोर अनियमितता का मामला उजागर हुआ है। एक तरफ जहां प्यास से लोगों के हलक सूख रहे हैं, वहीं जनता की गाढ़ी कमाई को कुछ लोग डकार रहे हैं, जो सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर रहा है। डीडी न्यूज के लिए रांची से विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। और अब बात करेंगे मध्य प्रदेश में गौशालाओं के सशक्तिकरण की, जहां आर्थिक मदद 2 गुनी कर दी गई है। मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक में प्रदेश में बेसहारा गौवंश की समस्या से निपटने के लिए पशुपालन और डेयरी विभाग के तहत मध्य प्रदेश राज्य में स्वावलंबी गौशालाओं की स्थापना की नीति 2025 को मंजूरी दे दी गई है। अब प्रदेश की गौशालाओं को प्रति गोवंश के रखरखाव के लिए हर दिन 40 रुपए दिए जाएंगे। दूध पर बोनस मिलना भी जल्द ही शुरू हो सकता है। तो पशुपालन योजना का नाम भी अब बदल दिया गया है। मध्य प्रदेश में निराश्रित गौवंश के लिए महत्वपूर्ण फैसला। एमपी सरकार ने गौशालाओं को दी जाने वाली आर्थिक मदद को किया 2 गुना। स्वावलंबी गौशाला स्थापना नीति 2025 हुई स्वीकृत। पीपीपी मोड पर होगा गौशालाओं का निर्माण। गौशालाओं के निर्माण के लिए निवेशकों को 125 एकड़ निःशुल्क भूमि देगी मध्य प्रदेश सरकार। पशुपालन के लिए 0% ब्याज दर पर मिलेंगे क्रेडिट कार्ड। किसानों को दूध पर मिलेगा 5 रुपए बोनस।
देश भर में गौपालन को बढ़ावा देने के लिए नई पॉलिसी और तकनीकों और नवाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी इस क्षेत्र में बहुत काम हो रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश में बेसहारा गौवंश की समस्या से निपटने के लिए पशुपालन और डेयरी विभाग के तहत मध्य प्रदेश राज्य में स्वावलंबी गौशालाओं की स्थापना की नीति 2025 को मंजूरी दी गई है। अब प्रदेश की गौशालाओं को प्रति गौवंश के रखरखाव के लिए हर दिन 40 रुपए दिए जाएंगे। वहीं दूध पर बोनस मिलना भी जल्द शुरू हो सकता है। साथ ही पशुपालन योजना का नाम भी बदल दिया गया है। कैबिनेट में पशुपालन विभाग का जो, जैसा कि आप जानते हैं कि गौशालाओं का निर्माण व्यापक स्तर पर पूरे मध्य प्रदेश में हुआ और प्रति गाय 20 रुपए देने का जो निर्णय था उसको बढ़ाकर 40 रुपए किया गया है। मालूम हो कि अभी तक गौशालाओं को 20 रुपए प्रति गाय के हिसाब से ये राशि मिलती थी, जिसे दोगुना कर दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना का नाम डॉक्टर अंबेडकर विकास योजना किए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। हमारे प्रदेश की आज सबसे बड़ी समस्या है निराश्रित गौवंश जो सड़कों पर रहता है। वो सड़कों से कैसे हटे, जो मैं बार बार पहले भी आप लोगों से कई बार चर्चा कर चुका हूँ इस विषय में। आज वो बात धरातल पर आ गई और कैबिनेट से वो हमारा प्रस्ताव पारित हो गया। मंजूर हुए प्रस्ताव के मुताबिक सहकारिता के जरिए पशुपालन गतिविधियों के लिए 0% ब्याज दर पर किसान को क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे पहले एमपी सरकार चालू वित्त वर्ष में दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पशुपालन करने वाले किसानों को बोनस देने का ऐलान कर चुकी है, ताकि उनकी आय भी बढ़े और पशुपालन और दूध उत्पादन के लिए और किसान प्रेरित हों। मध्य प्रदेश में स्वावलंबी गौशालाओं के स्थापना की नीति को मंजूरी दे दी गई है। इस नीति के तहत मध्य प्रदेश में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर गौशालाओं का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए निवेशक को 50 करोड़ रुपए का निवेश करना होगा। सरकार की तरफ से प्रति गौवंश प्रति दिवस 40 रुपए का आहार अनुदान दिया जाएगा और निवेशक को इस बात की गारंटी सरकार को देना होगी कि वो किस समय सीमा में गौशाला को आत्मनिर्भर बना लेंगे। निवेशकों के लिए सौर ऊर्जा प्लांट के साथ खाद उत्पादन और फसल एवं सब्जी उत्पादन करके वे अपनी गौशाला को आत्मनिर्भर बना सकेंगे। कैमरा पर्सन विजय शर्मा के साथ आशीष मंगल सोनी, डीडी न्यूज, भोपाल। और भारत एट 7 में आगे देखेंगे कुछ और राज्यों से कुछ और बड़ी खबरें। फिलहाल समय आ गया एक ब्रेक का। बैसाखी दी लख लख बधाइयां। खुशखबरी आप जैसे युवाओं के लिए भारत सरकार की एक शानदार स्कीम है। इसमें सरकार युवाओं को विभिन्न सेक्टर्स में देश की टॉप कंपनीज में इंटर्नशिप करने का मौका दे रही है। इस स्कीम का लाभ 21 से 24 साल के युवा उठा सकते हैं जो फुल टाइम एजुकेशन या एम्प्लॉयमेंट में नहीं है। प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम, आपके सपनों की उड़ान। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में विक्रमोत्सव 2025 का सफल आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 12 से 14 अप्रैल 2025 तक दिल्ली के लाल किले पर माधव दास पार्क में शाम 6 बजे महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य का भव्य मंचन किया जाएगा। यशस्वी प्रधानमंत्री का ये ध्येय वाक्य हम सबके लिए पाथवे के रूप में काम कर रहा है, विरासत से विकास की ओर। इसलिए 12, 13, 14 अप्रैल को महानाट्य का मंचन किया हुआ होगा, हमारे अतीत के गौरवशाली नायकों को जनता के सामने लाने के लिए। इससे अच्छा कौन सा अवसर हो सकता है। आइए इन अद्भुत पलों के साक्षी बने। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है।
ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं भारत एट 7। अब राजस्थान के पिपलांत्री गांव की एक अनोखी पहल की बात। कहते हैं कि इंसान के संकल्प से क्या कुछ नहीं हो सकता है। सही दिशा में बढ़ते छोटे छोटे कदम इंसान को अपनी मंजिल तक पहुंचा ही देते हैं। ऐसा ही उदाहरण राजस्थान के राजसमंद जिले के छोटे से गांव पिपलांत्री में देखने को मिला। इस गांव में करीब 2 दशक पहले यहां के पूर्व सरपंच श्याम सुंदर पालीवाल ने पर्यावरण संरक्षण के लिए मन में ठान ली, जिसके लिए उन्होंने पर्यावरण को बेटी से जोड़ते हुए गांव में बेटी के जन्म पर 111 पौधे लगाने की शुरुआत की। राजस्थान का गांव जहां बेटियों के पैदा होने पर बजते हैं ढोल, बेटी के पैदा होने पर लगाए जाते हैं 111 पौधे। राजस्थान के पिपलांत्री गांव की अनोखी पहल। पिपलांत्री गांव की बेटियां भाई को राखी बांधने से पहले पेड़ों को बांधती हैं राखी। पिपलांत्री गांव में बेटी, पानी, पेड़ और भूमि बचाने की पहल। राजस्थान के राजसमंद का पिपलांत्री एक अनोखा गांव है जो चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है और ये बेटी, पानी, पेड़ और गोचर भूमि बचाने के लिए पूरे देश में जाना जाता है। मार्बल इलाका होने की वजह से 20 साल पहले पूरी तरह तहस नहस हो चुका था। इसके बाद उस समय के सरपंच श्याम सुंदर पालीवाल ने गांव को फिर से हरा भरा करने का बीड़ा उठाया और पंचायती राज में होने वाले काम को सही तरीके से करने का एक आदर्श मॉडल प्रस्तुत किया। श्याम सुंदर के प्रयास के चलते अगर इस पंचायत में बेटी होती है तो स्थानीय महिलाएं थाली मादल बजाती हुई गीत गाकर उसके घर जाकर बधाई देती हैं। उसके बाद बेटी के नाम से परिवार को 111 पौधे लगाने होते हैं। आज इस गाँव में लाखों पेड़ लगाए गए हैं। बेटी के जन्म पर पेड़ लगाए सरकारी जमीनों में। बेटी बची, बेटी आत्मनिर्भर हुई, सरकारी जमीनें बच रही है, पेड़ लगने से आत्मनिर्भर हो रही है। तो पानी बचा, बेटी बची, सरकारी जमीनें बची और फिर ये सब काम हुआ तो वन्य जीव बचे। इस पूरे अभियान का उद्देश्य इलाके को हरा भरा करना, ग्रामीणों को पर्यावरण के साथ जोड़ना और बेटी बोझ है इस विचार को बदलना है। बेटी पैदा होने पर इस पंचायत में उत्सव मनाया जाता है। यही नहीं, हर वर्ष रक्षाबंधन पर गांव की बेटियां अपने भाई को राखी बांधने से पहले पेड़ों को राखी बांधती हैं। मान्यता है कि जिन पेड़ों को उनकी माँ राखी बांधती आई हैं, उन पेड़ों को बेटियां भी राखी बांधा करती हैं। हमारे गांव में एक पर्व मनाते हैं राखी के 2 दिन पहले। उस गांव की सभी बहन बेटियां बहुत जो साल में एक बार जन्म लेती हैं, उन बेटियों को यहाँ लाते हैं। उसके माता पिता के साथ में आते हैं, उनका माता पिता का स्वागत करते हैं। बेटियों के नाम पे 111 पेड़ लगाते हैं। बहुत भारी मेला, गांव के सारे ही लोग, महिला, बहन, बेटियां, बहू बहरियाँ सब लोग आते हैं। यहाँ 2 दिन खाना वाना यही करते हैं और पेड़ों को राखी बांधते हैं। गाँव वालों की वो सोच है कि भाई बांस पे हम वापस कोई उद्योग और काम सीखे और आंवला पे हम कैडनी है, अचार है, आंवले पे हम उद्योग धंधा चालू करें तो घर बैठे हमको रोजगार मिलेगा। इसके अलावा यहाँ प्रकृति आधारित रोजगार के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जिनमें एलोवेरा से बनने वाले उत्पाद, बांस से बनने वाले फर्नीचर बनाए जा रहे हैं। पिपलांत्री गांव में करीब 2 दशक पूर्व पर्यावरण को बचाने की एक मुहिम शुरू की गई। इस मुहिम के तहत गांव में बेटी के जन्म पर 111 पौधे लगाने का संकल्प लिया गया। इस संकल्प से न केवल पिपलांत्री गांव की सूरत बदली है, बल्कि पिपलांत्री गांव के मॉडल को आज देश भर में अपनाया जा रहा है। शायद यही वजह है कि पिपलांत्री की पहचान आज विश्व स्तर पर हो चुकी है। दिनेश सोत्रीय, दूरदर्शन समाचार, राजसमंद। वाह, ऐसी पहल की जितनी भी तारीफ की जाए कम है। आगे हम आपको दिखाएंगे प्रधानमंत्री के काशी दौरे से जुड़ी खबरें। फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। बैसाखी दी लख लख बधाइयां। पापा, अरे आ गया तू? पापा, कौन सा पेड़ सबसे ज्यादा फल देता है? विश्वास का पेड़। देख, धंधा बढ़ाने के लिए मुझे और पैसों की जरूरत थी और बैंक से लोन नहीं मिल सकता था क्योंकि मेरे पास गारंटी देने के लिए कुछ भी नहीं था। पर किसी ने मुझ पर विश्वास करके बिना गारंटी के लोन दिया और देख मैंने कितनी बड़ी दुकान बनाई और तुम्हें बड़े स्कूल भी तो भेजा मैंने, है ना? वाह पापा, पर इतना विश्वास कौन कर दे?
मोदी जी करते हैं। एक्सेस टू क्रेडिट कैसे बढ़ा, इसका एक उदाहरण मुद्रा योजना है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 साल, स्वावलंबन और उद्यमिता के 10 साल। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में विक्रमोत्सव 2025 का सफल आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 12 से 14 अप्रैल 2025 तक दिल्ली के लाल किले पर माधव दास पार्क में शाम 6 बजे महानाट्य सम्राट विक्रमादित्य का भव्य मंचन किया जाएगा। यशस्वी प्रधानमंत्री का ये ध्येयवाक्य हम सबके लिए पाथवे के रूप में काम कर रहा है, विरासत से विकास की ओर। इसलिए 12, 13, 14 अप्रैल को महानाट्य का मंचन किया जाएगा, हमारे अतीत के गौरवशाली नायकों को जनता के सामने लाने के लिए। इससे अच्छा कौन सा अवसर हो सकता है। आइए इन अद्भुत पलों के साक्षी बने। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है ब्रेक के बाद। अब बात करेंगे प्रधानमंत्री के काशी दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र काशी में विकास और विरासत के संगम को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। 3,900 करोड़ रुपए की 44 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के साथ काशी ने आधुनिकता और परंपरा के बीच संतुलन को और मजबूत किया। इस मौके पर पीएम ने महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती को याद करते हुए उनके विचारों को सबका साथ सबका विकास के मंत्र से जोड़ा। आप देखिए ये रिपोर्ट, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। काशी वासियों को 3900 करोड़ रुपए की 44 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का साक्षी बनने का अवसर मिला। उन्होंने अपने सांसद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्थानीय भाषा में संवाद करते देखा और माना कि उनके सांसद बनने के 10 सालों में यहाँ के विकास ने नई गति को पकड़ा है। उनका कहना है कि काशी ने आधुनिक समय को साधा है, विरासत को संजोया है और भविष्य को उज्जवल बनाने की दिशा में मजबूत कदम रखा है। कनेक्टिविटी को मजबूती देने वाले अनेक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स गांव-गांव, घर-घर तक नल से जल पहुंचाने का अभियान, शिक्षा, स्वास्थ्य और खेल सुविधाओं का विस्तार और हर क्षेत्र, हर परिवार, हर युवा को बेहतर सुविधाएं देने का संकल्प, ये सारी बातें, ये सारी योजनाएं पूर्वांचल को विकसित पूर्वांचल बनाने की दिशा में मील का पत्थर बनने वाली है। विकास और विरासत के मंत्र को साधते हुए वरिष्ठ नागरिकों की सुविधाओं का भी ख्याल सरकार ने रखा है। उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र में 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान वय वंदना कार्ड भी प्रदान किया। उन्होंने तबला, पेंटिंग, ठंडाई, तिरंगा बर्फी सहित विभिन्न स्थानीय वस्तुओं और उत्पादों को GI प्रमाण पत्र भी प्रदान किया। प्रयागराज की मुंज कला, बरेली की जरदोजी, चित्रकूट की काष्ठ कला, लखीमपुर खीरी की थारू जरदोजी, ऐसे अनेक शहरों के उत्पादों को GI टैग वितरित किए गए हैं। यानी यूपी की मिट्टी में जो खुशबू है, अब वो सिर्फ हवा में नहीं, सरहदों के पार भी जाएगी।
ज्योतिबा फुले की जयंती पर उन्हें याद करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि उनके अभियान को आज सरकार आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार देश के लिए उस विचार को लेकर चलती है जिसका समर्पित भाव है सबका साथ, सबका विकास। महात्मा फुले जी जैसे त्यागी तपस्वी महापुरुषों से प्रेरणा से ही देश सेवा का हमारा मंत्र रहा है, सबका साथ, सबका विकास। जो लोग सिर्फ और सिर्फ सत्ता हथियाने के लिए, सत्ता पाने के लिए दिन रात खेल खेलते रहते हैं, उनका सिद्धांत है परिवार का साथ, परिवार का विकास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनास डेयरी से जुड़े उत्तर प्रदेश के दुग्ध आपूर्तिकर्ताओं को 106 करोड़ रुपए का बोनस भी हस्तांतरित किया। उन्होंने कहा कि बनास डेयरी ने क्षेत्र के लोगों की तस्वीर और तकदीर को बदला है। पीएम ने कहा कि आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। पिछले 10 सालों में 2 गुने से भी ज्यादा दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि यह सफलता एक दिन में नहीं मिली है, सरकार ने किसानों को कई सुविधाएं दी है। ब्यूरो इनपुट के साथ शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।